एंड वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके फीचर्स हमने कुछ पढ़े थे, जैसे हमने ये पढ़ा था अपना क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इसके दो करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा था हमारा एंड इनहेरिटेंस। ये दो टॉपिक्स जो पिछले वीडियो में नहीं पढ़ाए हैं, आज मैं इन पे ही फोकस करूंगा और इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म इज ए ग्रीक टर्म, मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म में पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब है फॉर्म्स। तो कोई भी चीज जिसकी एबिलिटी हो मोर टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें सी प्लस प्लस में, तो वो डेफिनेशन ये है, पॉलीमॉर्फिज्म द एबिलिटी फॉर ए मैसेज टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। इट इज प्रॉपर्टी बाय विच द सेम मैसेज कैन बी सेंट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेवरल डिफरेंट क्लासेस। कि से जो हमारे डिफरेंट क्लासेस को जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनको सेम ही मैसेज भेजते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो अलग होता है। वो डिपेंड करता है उसकी क्लास के ऊपर, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कौन सी क्लास का है, उसके ऊपर उसका जो बिहेवियर है वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई दो नंबर को ऐड करते हैं, तो इंटीजर नंबर्स होंगे, मान लो 2 और 3, तो हमारा जो रिजल्ट है वो 2 और 3 5, वो भी एक इंटीजर ही होगा। लेकिन अगर हम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करेंगे, स्ट्रिंग आपको पता है इट इज ए सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स। मान लो कि पहला जो स्ट्रिंग है हमारा वो है, मेरा वो है कंप्यूटर, और दूसरा है साइंस। जब हम इन दो को प्लस करेंगे, इनको कंबाइन करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो हमारी एक थर्ड स्ट्रिंग बनेगी, कंप्यूटर साइंस, एक वर्ड बन जाएगा हमारा। सी प्लस प्लस में मान लो कि हमारे पास एक क्लास है शेप, और उसके एक अंदर एक फंक्शन है ड्रा। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट स्क्योर होगा तो फंक्शन तो सेम ही है ड्रा। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमने साइड दिया होगा तो स्क्वायर ड्रा हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट सर्कल होगा तो सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है कि सेम ही फंक्शन है, लेकिन वो उसका बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसका बिहेवियर ड्रा फंक्शन का यहाँ पे बिहेवियर अलग अलग है। पॉलीमॉर्फिज्म की एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं हम। तो आप ये जो 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनको एक बार पढ़िए। प्लीज टर्न टू राइट, और सेकंड सेंटेंस है हमारा एम आई राइट, और थर्ड है यू मस्ट फाइट फॉर योर राइट। तो यहाँ पे राइट वर्ड जो है वो 3 बार यूज हुआ है। ऐसे में आपको सिर्फ राइट का मीनिंग पूछूंगा तो कोई उसका आंसर देगा मुझे, राइट का मतलब होता है जी ठीक, तो वो आंसर भी करेक्ट है। अगर कोई ये बोलेगा राइट का मतलब है दाएं तरफ, तो वो भी करेक्ट आंसर है। और अगर कोई बोलेगा राइट का मतलब है अधिकार, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे राइट जो वर्ड है, यहाँ पे 3 सेंटेंस में इसका जो मीनिंग है वो अलग अलग है। यहाँ पे इसका मीनिंग दाएं तरफ हो गया, यहाँ पे इसका मतलब ठीक हो गया, और यहाँ पे इसका मतलब अधिकार हो गया। तो ये एक एग्जांपल है कि जो राइट वर्ड है इसका ये पॉलीमॉर्फिक नेचर है, कि डिपेंड करता है वो किस सिचुएशन में यूज हुआ है, तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। अगर हम पर्सन की एग्जांपल लें, एक जैसे मैं एक पर्सन हूँ, अगर मैं कहीं बाजार में, मार्केट में, किसी शॉप पे कोई सामान खरीदने जाऊंगा, तो वहां पर मेरा जो बिहेवियर होगा वो एक कस्टमर का होगा। लेकिन मैं ही अगर कहीं स्कूल में जाता हूँ जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो वहां पे मेरा बिहेवियर जो है वो टीचर का बिहेवियर हो जाएगा। और अगर मैं घर में हूँ तो या तो कोई भी और कोई पर्सन है, तो वो कोई सन या डॉटर भी हो सकता है, या वो फादर या मदर भी हो सकता है। तो एक ही पर्सन के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर हैं। तो ये है एक एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म की।
पॉलीमॉर्फिज्म को सी प्लस प्लस में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उससे पहले मैं आपको पॉलीमॉर्फिज्म की कुछ टाइप्स पढ़ाता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म की जो टाइप्स हैं, उसमें पहला है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और सेकंड है हमारा डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम मॉर्फिज्म भी कहते हैं, और जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसे होगा? अब ये कंपाइल टाइम और रन टाइम में क्या होता है कि इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो ड्यूरिंग कंपाइल टाइम होगी, और जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो रन ड्यूरिंग रन टाइम होगी। ये आपको कंसेप्ट 11th में बताया था हमने कि रन टाइम मेमोरी एलोकेशन और कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपको भूल हो गया तो आप रिकैप कर सकते हो, अपनी जो 11th का लेसन है उसको दोबारा पढ़िए, वहां से आपको इसका मिल जाएगा आंसर। जो स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं सी प्लस प्लस में। एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जो डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म है इसको इम्प्लीमेंटेशन का एक ही तरीका है, वो है वर्चुअल फंक्शंस। ये जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, जो थर्ड चैप्टर है आपकी सिलेबस में, इनहेरिटेंस, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग एक और दूसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये मैं आपको विद एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फंक्शंस हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट इन नंबर और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। कि वो फंक्शन जिनका नाम सेम होता है लेकिन जो उनके आगे पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि मान लो कि एक फंक्शन के अंदर आपके पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के सारे, तो उनका नंबर अलग हो सकता है। यानी कि एक फंक्शन में आपके एक ही पैरामीटर है या दो पैरामीटर हैं, और दूसरे में दो हैं या तीन हैं, वो नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं या टाइप ऑफ। मान लो दो फंक्शन आपके पास हैं और उनका नाम तो सेम ही रहता है उसमें, और पैरामीटर्स भी दो ही है, तो वो दोनों पैरामीटर में से एक पैरामीटर जो वो डिफरेंट होना चाहिए, उसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। मतलब कि फंक्शन जिनका नाम सेम होता है लेकिन उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंस या तो उनके नंबर्स में हो सकता है या उनके टाइप्स में हो सकता है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का जो कंसेप्ट है, आप जैसे जैसे आप ये अपने सिलेबस में आगे बढ़ोगे तो जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग है, ऐसे एक और टर्म आएगी आपके सिलेबस में या आपके उसमें, वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग, इनमें आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है और फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। फंक्शन ओवरराइडिंग वाला कंसेप्ट भी जो है वो पॉलीमॉर्फ, ये सॉरी इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, उसमें से जो पहला कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, फंक्शंस हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। मान लो हमारी एक क्लास है और उस क्लास का नाम है हमारा एडिशन। उसमें वेरिएबल्स हैं हमारे, एक इंट टाइप का वेरिएबल है x और एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है y। पब्लिक सेक्शन में हमारे यहाँ पे दो फंक्शंस है। एक तो ये फंक्शन है इंटीजर सम और इसमें पैरामीटर्स दो है, एक है a और एक है b, और a भी इंटीजर टाइप का है और b भी इंटीजर टाइप का है। दूसरा फंक्शन ये देखिए, दूसरा फंक्शन है हमारा, इसका नाम भी सम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया फंक्शन ओवरलोडिंग में नाम जो है फंक्शन का सेम रहता है और उसका जो रिटर्न टाइप है वो सेम भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है, जैसे इंटीजर और यहाँ पे फ्लोट। इसमें तीन पैरामीटर्स हैं, एक a है, एक b है और एक c है।
ये तो इसमें 2 थे और इसमें 3 है, एक डिफरेंस ये हो गया, दूसरा इसमें ये डिफरेंस है कि इसमें दोनों इंटीजर थे, इसमें 2 इंटीजर और एक फ्लोट टाइप का जो सी है वो फ्लोट टाइप का पैरामीटर है। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं इस फंक्शन की। इसमें हमने यूजर से इनपुट लिया है कि कोई भी 2 नंबर आप एंटर कर दीजिए, तो उनको हम स्टोर करेंगे, एक पहले को ए में और दूसरे को बी में। और ए और बी का जब हम सम करेंगे तो उसको हम स्टोर करेंगे एक्स में, और हम फिर स्क्रीन पर आउटपुट उसकी लेंगे एक्स मतलब के जो भी इन दोनों का सम आएगा। तो उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है हमारा, उसमें हमने यूजर को बोला कि 2 इंटीजर और 1 फ्लोट, यानी कि एक फ्लोट इसमें आप एंटर करो। यूजर एंटर करेगा, एक को ए में स्टोर करेंगे, दूसरे नंबर को बी में, और जो फ्लोट टाइप का जो हमने लिया है उसको हम सी में स्टोर करेंगे। ये ऊपर मैंने लिखा है फ्लोट सी। और जब हम तीनों का सम करेंगे ए बी और सी का, उसको हम एक बॉक्स जो हमें मिलेगा वो y, और ये x और y ये दोनों वेरिएबल मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिए हैं। हम इनको इस वाले सम को y में स्टोर करेंगे और a प्लस b का सम जो है वो x में स्टोर करेंगे। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू प्रिंट की है, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू प्रिंट की है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ क्लास। हमारी क्लास की डेफिनेशन यहाँ से शुरू होती है, जिसमें 2 वेरिएबल्स थे हमारे x और y, और 2 फंक्शंस है। पहला का नाम सम है, दूसरे का भी नाम सम है, लेकिन इनका जो नेचर है, इनका जो पैरामीटर है, इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। ये है पॉलीमॉर्फिज्म की पहली एग्जांपल, जो मैंने आपको बोला था कि इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग से और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से। तो इसी एग्जांपल में मैं आपको दूसरी भी एग्जांपल दे देता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये वाला देखिए आप, यहाँ पे x इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर है वो है प्लस, प्लस साइन जो है ये हमारा ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटर जो है 2 इंटीजर को प्लस कर रहा है, और यहाँ पे भी वही ऑपरेटर यूज हुआ है हमारा प्लस, 2 बार यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी ऑपरेटर सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटीजर को वो ऐड कर रहा है, और यहाँ पे 2 इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटर का बिहेवियर भी जो है वो डिफरेंट है। तो इस चीज को हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। पहला था फंक्शन ओवरलोडिंग, वो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे भी सम फंक्शन, यहाँ पे भी सम फंक्शन, यहाँ पे इसका बिहेवियर अलग है, यहाँ पे इसका बिहेवियर अलग है। ये प्लस वाले का ऑपरेटर का बिहेवियर यहाँ पे अलग क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटीजर और एक फ्लोट कह सकते हैं। कि यहाँ पे भी जैसे ऑपरेटर्स हैं, इनका भी बिहेवियर जो है दोनों जगह अलग अलग है, उसी तरह ये फंक्शंस हैं, इनका भी बिहेवियर दोनों जगह अलग अलग है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में हमने आपको पहले ही बताया है कि हैविंग मोर क्यू जो है वो पी जो पी की जो वैल्यू हम जो भी एंटर करेंगे वो ए में ए को ट्रांसफर हो जाएगी, और क्यू की बी को, और आर जो फ्लोट टाइप का है इसकी वैल्यू जो है हमारी वो इस वाले सी को ट्रांसफर हो जाएगी। क्लास का नाम था एडिशन, तो हमने ये क्लास का नाम लिखा, और एक उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम रखा है मैंने ओबीजे। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है सम पी कमा क्यू, और दोबारा मैंने फंक्शन को कॉल किया है सम पी कमा क्यू कमा आर। तो यहाँ पे किस सम को कॉल किया गया है, यहाँ पे कौन से सम को कॉल हुआ है और यहाँ पे कौन से सम को कॉल हुआ है, ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। क्यों, चाहे नाम सेम है लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि उसके रिटर्न टाइप को, फिर उसके नेम को, और उसके अंदर जो नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको पहले कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे कंपाइलर को खुद पता चल जाएगा कि इस वाले सम में किसको कॉल करना है, और जब इस वाले सम का यूज हुआ है तो इस कौन से फंक्शन को कॉल करना है। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम मैंने इसके लिए बनाया है। ये प्रोग्राम मैंने लिखा है, ये आपकी आयोस्ट्रीम और कोनिया डॉट एच फाइल हो गया, ये सेम ही है, क्लास का नाम एडिशन है। यहाँ पे एक एक्स और वाई लिया है, यहाँ पे सम फंक्शन क्रिएट किया है।
दोनों का स्टोर किया है मैंने एक्स में, और उसी तरह से ये दूसरा फंक्शन है मेरा सम। उसमें भी तीन जो मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया कि तीन वेरिएबल्स लिए, दो इंटीजर टाइप के, एक फ्लोट टाइप का, और इसका तीनों का सम मैंने वाई में स्टोर किया है। यहाँ से फिर मेरा मेन फंक्शन, यहाँ से यहाँ तक हमारी क्लास की डेफिनेशन खत्म होती है, यहाँ से शुरू होता है मेन फंक्शन। यहाँ पे भी पी के ओ आर के तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, पहले इस सम को कॉल किया है फिर दूसरे सम को। तो इस प्रोग्राम को हम, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल में बताया, सेम ही प्रोग्राम मैंने पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब हम इस प्रोग्राम को पहले तो कंपाइल करते हैं। हमारा कोई एरर नहीं है, तो सक्सेसफुली हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। तो आता है एंटर एनी टू इंटीजर्स। तो मान लो पहला इंटीजर मेरा 10 है और दूसरा 20 है, तो सम आ गया 30। और फिर आगे आ रहा है एंटर एनी टू इंटीजर्स एंड वन फ्लोट। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पहले मैंने ए बी लिखे थे और उसमें दूसरे में ए बी सी लिखे थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं दोबारा 10 20 और फिर तीसरा चेंज करूँ। मैं यहाँ पे कोई भी डाल सकता हूँ। मान लो यहाँ पे 5 दिया, फिर 15 दिया, और फिर मैं देता हूँ 20.5। तो इसका सम ये देखो, 15 प्लस 5 20 और 20 40.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो था सम, और ये फंक्शन सम, दोनों को मैंने कॉल किया है यहाँ पे। एक बार यहाँ पे कॉल किया है और एक बार यहाँ पे। तो फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन उसके पैरामीटर की वजह से कंपाइलर खुद समझ रहा है कि कौन से समय में किस फंक्शन को कॉल करना है। इस एग्जांपल से हमें पता चलता है कि ये जो सम फंक्शन है, इसको हम दो तरीके से इसका बिहेवियर इस प्रोग्राम में देख रहे हैं। पहले में वो दो को ऐड कर रहा है, दूसरे में दो इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड कर रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो हमने फीचर्स लिखे थे, इसमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, डेटा स्ट्रक्चर, एनकैप्सुलेशन, ये हमने पहले पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिज्म वाला भी हो गया। अब चलते हैं हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्योंकि आपके सिलेबस में थर्ड चैप्टर है, उसको हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक डेफिनेशन और उसका बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ। इनहेरिटेंस, द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग ए न्यू क्लास फ्रॉम एन ओल्ड वन इज नोन एज इनहेरिटेंस। आपने बायो में भी पढ़ा है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो मैकेनिज्म होता है जिसमें कि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं, और कुछ चाइल्ड के अपने करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इसी तरह इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया गया सी प्लस प्लस में, कि जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास होती है, हम उससे एक और नई क्लास डिराइव करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। और जो पुरानी क्लास होती है उसको हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग आर सुपर आर बेस क्लास। कि जो क्लास ऑलरेडी होती है जिससे हमने नई क्लास ड्राइव करनी होती है, तो पुरानी क्लास को हम बोलते हैं या तो एग्जिस्टिंग क्लास बोलते हैं, या सुपर क्लास बोलते हैं, या बेस क्लास। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेस क्लास, सुपर क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास का एक ही मीनिंग है। और जो न्यू क्लास हम डिराइव करते हैं, मतलब पुरानी क्लास से जो हम एक और नई क्लास डिराइव करते हैं, उसको हम बोलते हैं सब क्लास। बड़े सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ भी आ जाएगा। Each derived class itself becomes a base class for creation of further derived classes। तो अगर एक क्लास से हमने ए, मान लो ए क्लास है, उससे हमने बी बनाई है, तो बी से हम सी भी बना सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो बी है वो ए की तो सब क्लास थी, लेकिन जो सी हमने नई ड्राइव की उससे, तो उसके लिए वो बेस क्लास बन जाती है। When we drive a new class, it inherits all the attributes of existing class, and we can include additional attributes also। कि जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं बेस क्लास से, तो उसके तो सारे एट्रीब्यूट्स उसमें आ जाते हैं, लेकिन उसके बगैर हम उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक जो एडवांटेज था कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड।
तो ये इनहेरिटेंस में हमें क्या मिलता है कि अगर हमने एक क्लास बनाई है तो उसके फीचर हम उसकी जो बेस क्लास सब क्लास है उसमें यूज कर सकते हैं, तो उस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो भी इसमें कवर हो जाता है हमारा। बट वी डू नॉट हैव टू टच द मेंबर फंक्शंस ऑफ द बेस क्लास। ये वाला जो सेंटेंस है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, कि इसमें भी हमारी कुछ एक्सेस स्पेसिफाइज होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। तो इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। एक एग्जांपल के द्वारा बताता हूँ आपको। एक क्लास है हमारी यहाँ पे पर्सन, इसको ये बेस क्लास है हमारी। इसमें दो हमारे वेरिएबल्स हैं, एक है नेम, एक है एज। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं हम और वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और दो ही फंक्शन है, एक है रीड डेटा और दूसरा है गेट डेटा। तो एक और हमने क्लास बनाई है और उस क्लास का नाम रखा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्लास की जो बेस क्लास है उसको हमने इनहेरिट किया है पर्सन से। तो एक इधर हमने कॉलन लगाया है और उसके बाद हमने लिखा है पर्सन और उसके पीछे एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है पब्लिक। ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं। इनकी डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में। तो इससे हमें इस सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि ये जो स्टूडेंट क्लास है ये हमने ड्राइव की है कौन सी क्लास से? पर्सन क्लास से। ये वाली पर्सन क्लास से। पर्सन क्लास हमने ऊपरी डिफाइन कर दी थी। अब यहाँ पे हमने जब ये क्लास डिक्लेयर की तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो नेम और एज जो दो एट्रीब्यूट्स थे और ये जो फंक्शन थे रीड डेटा गेट डेटा, ये तो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। उसके बगैर हमने इसमें नए भी ऐड किए हैं, एक रोल नंबर और एक मार्क्स। और ये दो फंक्शन द्वारा रीड डेटा और गेट डेटा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। तो इसके साथ ही आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रक्शन एंड कैप्सुलेशन। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका इतना ही है। इसके साथ ही मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। धन्यवाद।